कैसे हम जब धरती से दूर जाते हैं अपनी यात्रा में तो हमको क्या क्या नज़ारे दिखते हैं, और जब हम पुनः वापस आते हैं और पदार्थ के अंदर जाने का प्रयास करते हैं तो हमको कैसे कैसे नज़ारे दिखाई पड़ सकते हैं। शीर्षक है इसका एक विलक्षण यात्रा अनंत से सूक्ष्म तक। इसमें जो दूरी बढ़ेगी या घटेगी 10 to the power घटेगी बढ़ेगी 10 to the power 1, 10 to the power 2, 10 to the power 3, फिर नीचे भी 10 to the power -1, -2 ऐसे तरीके से घटेगी बढ़ेगी। पहले बढ़ेगी फिर नीचे की ओर हम आएंगे और घटेगी। ये तेज गति की यात्रा है जिसमें दूरी 10 के गुणांक में पहले बढ़ती और बाद में घटती है। हमारी यात्रा 10 to the power 0 जो कि 1 मीटर के समतुल्य है से प्रारंभ होगी और दूरी 10 के गुणांक में बढ़ेगी यथा 10 to the power 1 10 मीटर, 10 का घात 2 100 मीटर, 10 का घात 3 100 मीटर या 1 किलोमीटर, 10 का घात 4 10,000 मीटर आदि, जब तक कि हमारी कल्पना की सीमा अनंत तक न पहुंच जाए। इस प्रारंभिक चरण की यात्रा के पश्चात हम थोड़ी त्वरित गति से वापस लौटेंगे और अपनी यात्रा उल्टी दिशा में जारी रखेंगे, जिसके दौरान दूरी 10 के गुणांक में फिर घटते हुए सूक्ष्मतम तक जाएगी और प्रकृति की निरंतरता को निमित्त करने वाले नियमों को सावधानी पूर्वक देखें और विचार करें कि हम कितना कम जानते हैं प्रकृति के बारे में। ये बगीचे की पत्तियों का 1 मीटर की दूरी से लिया हुआ चित्र है। नेक्स्ट, अब हम अपनी ऊपर की यात्रा प्रारंभ करते हैं, ऊपर की ओर चलते हैं और 10 मीटर की दूरी 10 to the power 1 की गति से चलते हैं। वृक्ष इस प्रकार दिखाई देगा। थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो बस्ती इस प्रकार दिखाई देगी। थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो बस्ती ऐसी दिखेगी। छोटा सा एक मोहल्ला उसमें बगीचे वगैरह दिखाई देंगे, जंगल आदि की सीमा हम देख सकते हैं, बस्ती की सीमा देख सकते हैं। एक किलोमीटर से हम पूरे एक कस्बे को देख सकते हैं, नगर को देख सकते हैं, उसकी सीमाओं को देख सकते हैं। यहाँ से हवाई जहाज से पैराशूट द्वारा गिरना संभव हो सकता है। 10 किलो अच्छा नहीं, आपको बंद कर दो। 100 मीटर ये तो हो गया। 10 किलोमीटर से हम नगर गांव देखे जा सकते हैं। हवाई जहाज जो हमारा उड़ता है वो इतनी ऊंचाई से उड़ता है। मकानों को देख पाना संभव नहीं है, लेकिन बस्ती की सीमा रेखा हम देख सकते हैं। इस ऊंचाई से हम राज्य और देश की सीमा देख सकते हैं। उपग्रह से लिया गया अमेरिका के हिस्से का चित्र है। 100 किलोमीटर की ऊंचाई से 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई से उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी अमेरिका का कुछ हिस्सा इस प्रकार दिखेगा। पृथ्वी छोटे रूप में दिखाई पड़ेगी 100,000 किलोमीटर की ऊंचाई से। पृथ्वी और चंद्रमा का परिपथ इतनी दूरी से हमको दिख सकता है। पृथ्वी की कक्षा का हिस्सा नीले रंग का दिखाई दे रहा है, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। ये हिस्सा 10 अरब किलोमीटर की दूरी से शुक्र और पृथ्वी की कक्षा के हिस्से दिखाई पड़ेंगे हमें, ये और ये। 1 अरब किलोमीटर की दूरी से बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल के परिपथ हमें दृष्टिगत होंगे, जैसे यहाँ दिखाया गया है। इस ऊंचाई से हम सौर मंडल एवं ग्रहों की कक्षाओं को देख सकते हैं। 10 अरब किलोमीटर की दूरी से अंतरिक्ष में जाकर 1 वर्ग किलोमीटर सौर मंडल छोटा दिखने लगा है, केवल इतने आकार का रह गया है। 10 वर्ग किलोमीटर असंख्य तारों के मध्य सूर्य एक चमकता तारा सा दिख रहा है। 1 प्रकाश वर्ष इस दूरी से सूर्य एक छोटे तारे की तरह दिख रहा है। 10 प्रकाश वर्ष इस दूरी से अनंत में कुछ भी नहीं दिखता, केवल तारे और बिंदु दिखते हैं प्रकाशमान। 100 प्रकाश वर्ष की दूरी से निहारिकाएं और तारे दिखाई देने लगेंगे। इस दूरी पर हम लोग आकाश गंगा में से होकर गुजरेंगे।
आकाशगंगा के मध्य हमारी यात्रा जारी रहेगी और हम शीघ्र ही इसके किनारे पहुंचने वाले। अब हम आकाशगंगा के बाहरी हिस्से में प्रवेश कर चुके हैं। इस स्थान से हम पूरी आकाशगंगा एवं अन्य आकाशगंगाओं को देख सकेंगे, जैसा यहाँ दिखाई दे रहा है, एक, दूसरा, तीसरा। इस स्थान से हम सभी आकाशगंगा छूट दिखती है, जिनके मध्य विस्तृत खाली स्थान है। ब्रह्मांड के सभी खपिंडों को एक ही नियम नियमित करते हैं। अब हम आगे न जाकर तेजी से वापस लौटेंगे। अपने आप जाएगा, ठीक है ना? हम उसी स्थान पर लौटेंगे जहां से हमने अपनी यात्रा ऊपर की प्रारंभ। अब हम अपने प्रारंभिक स्थल पर वापस आ गए हैं। हम पत्तियों को स्पर्श कर सकते हैं, उनकी सतह खुरदरी है, चिकनी है, ये सब ज्ञात कर सकते हैं। 10 सेंटीमीटर की दूरी से हमें पत्ती इस प्रकार की दिख सकती है। इस दूरी से हम पत्तियों की आंतरिक रचना दिखाई पड़ने लगेगी और उनकी अंदर की जो कोशिकाएं हैं उनको देख सकते हैं। अब कोशिकीय संरचना दिखाई पड़ने लगी है। विभिन्न कोशिकाओं के बीच की विभाजक रेखा भी हमें दिख सकती है 1 किलोमीटर की दूरी से। हम कोशिका को देख सकते हैं, कोशिकाओं के बीच के संयम को भी देख सकते हैं। हम कोशिका के अंदर प्रवेश करेंगे और कोशिकाएं हमें इस प्रकार दिखेंगी। 1 माइक्रोन की दूरी अंदर हम चले जाएं, कोशिका का नाभिक दृष्टिगोचर होने लगेगा इस प्रकार से। यहाँ हम अपनी दूरी मापने की इकाई पुनः बदल ली है। अब हम एंगस्ट्रॉम की इकाई के साथ नीचे की ओर जाएंगे ताकि हम सूक्ष्म तत्वों को देख सकें। डीएनए की श्रृंखला दिखाई पड़ने लगी है, इस प्रकार से दिखेगी हमें इस छोटी सी दूरी से। अब क्रोमोसोम के समूहों का अध्ययन संभव है। इलेक्ट्रॉन के बादलों सा धुंधला धुंधला कुछ दिखने लगा। ये सभी कार्बन के परमाणु हैं जिनसे जैव कोशिकाएं बनी हैं। या हम अनंत एवं सूक्ष्मतम के बीच की समानता को देख सकते हैं। इस सूक्ष्म स्थान से हम नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन की परिक्रमा को देख सकते हैं। 1 पिकोमीटर की दूरी से हम इलेक्ट्रॉन की कक्षा एवं नाभिक के बीच अनंत खाली स्थान को देख सकते हैं। ये नाभिक और ये चारों तरफ उसका इलेक्ट्रॉन की परिबद्ध स्थान से हम परमाणु के नाभिक को देख सकते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उसके अंदर कैसे हैं। हम कार्बन के परमाणु के नाभिक को देख सकते हैं। यहाँ हम वैज्ञानिक परिकल्पना के आधार पर प्रोटॉन को देख सकते हैं। हम क्वार्क कणों को देख सकते हैं। अब हम और आगे नहीं जा पाएंगे क्योंकि विज्ञान में अभी इतनी सामर्थ्य नहीं है। यह पदार्थ की सीमा है। क्या मनुष्य पृथ्वी, सौर मंडल तथा ब्रह्मांड का वास्तव में केंद्र है? क्या हम सृष्टि की विशेष रचना है? इन सीमाओं के बाद क्या है? क्या और भी सीमाएं हैं? ध्यान दें कि हम नीचे की ओर जाते हुए केवल 10⁻16 तक जा पाए थे और अज्ञात तक पहुंच गए और ऊपर की ओर जाने पर हम 10⁻23 तक जाकर रुक गए। लेकिन वास्तव में हम अपनी कल्पना के सहारे और आगे जा सकते थे। तब कौन कहता है कि ब्रह्मांड में हम अकेले हैं, दूसरे जीवधारी या दूसरा संसार नहीं है? अब पर्यावरणीय जैव प्रौद्योगिकी वह प्रौद्योगिकी है जिससे जैविक प्रक्रियाओं द्वारा अपशिष्ट के संशोधन के साथ संसाधनों की प्राप्ति संभव हो सके। इस परिभाषा, ये पुरानी परिभाषा है, इसके विस्तार की आवश्यकता है। 21वीं सदी में ये थोड़ी कम दायरा, कम इसका कैनवास है, कम स्कोप है। इस परिभाषा के विस्तार की आवश्यकता है ताकि हम पर्यावरणीय अनुश्रवण, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, पर्यावरणीय गुणवत्ता का पुनरुद्धार, संसाधन की प्रतिप्राप्ति, अवशेष का प्रयोग तथा अपशिष्ट का संशोधन, अनवीकरणीय संसाधनों का नवीकरणीय संसाधनों द्वारा प्रतिस्थापन और वायु प्रदूषण पर नियंत्रण आदि को भी इसके अंतर्गत हम समाहित कर सकें। पर्यावरणीय अनुश्रवण के अंतर्गत किस तरह के विकास हो रहे हैं और क्या उसमें संभावनाएं हैं? रसायनों, जीवाणुओं एवं वायरसों के लिए जैव संवेदकों का विकास बायोसेंसर्स पर कार्य हो रहा है। तो कुछ इसके बाद बायोसेंसर, जब ये पहला पाठ्यक्रम, पहला
इंट्रोडक्टरी लेक्चर हो जाता है, तो मैं आगे उस बातों के बारे में बताता हूँ जो कि पाठ्यक्रम में है। जैविक प्रक्रिया द्वारा मृदा एवं अवधरातलीय जल को संदूषण रहित करना आम प्रचलित निष्कर्षण एवं संशोधन पद्धति से उत्तम एवं लाभकर है। बायो रिमेडिएशन, इन सीटू बायो रिमेडिएशन जो अंग्रेजी में जिसको हम कहते हैं, उसके लिए पर्यावरणीय गुणवत्ता का बायोटेक्नोलॉजी ज्यादा कारगर है। इस प्रक्रिया के द्वारा मृदा में अधिशोषित एवं मृदा के रंध्रों में फंसे प्रदूषक भी दूर हो सकेंगे, समय की बचत होगी, कम लागत आएगी। जीवाणु एवं फफूंद के समस्थानिक संवर्धन द्वारा भूमि की उर्वरा शक्ति, उसके भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म एवं उसकी नमी ग्रहण कर सकने की क्षमता में सुधार होता है तथा उपज में वृद्धि होती है। इस प्रक्रिया द्वारा निम्नलिखित लाभ प्राप्त हो सकते हैं: अधिक कृषि उत्पाद, हरित आवरण में तीव्र वृद्धि, बंजर भूमि का कायाकल्प, मृदा संरक्षण, धरातलीय पारिस्थितिकी का पुनः निर्माण, खासतौर से खनन क्षेत्रों में वन विनाश एवं कृषि रसायनों तथा अधिक सिंचाई के चलते नष्ट भूमि का पुनर्वास, कीटनाशकों जैसे चिरस्थायी रसायनों का जैव कीटनाशकों द्वारा विस्थापन ताकि जैव अभिवृद्धि, जैव भंडारण एवं जैव प्रतिरोध पर रोक लग सके, संसाधन की अप्राप्ति, अवशेष का प्रयोग तथा अपशिष्ट का संशोधन। ये एक तीसरा क्षेत्र है जहाँ पर्यावरणीय बायोटेक्नोलॉजी योगदान कर सकती है। संसाधनों की गुणवत्ता में वृद्धि, कम या बिना अपशिष्ट की प्रौद्योगिकी का विकास, प्रक्रिया के उपरांत संशोधन अथवा पुनः चक्रमण एवं पुनः प्रयोग पद्धति का उपयोग, माध्यमिक संसाधन की तरह उपयोग, नए जैव अभिकर्मकों द्वारा अवजल संशोधन, दुर्दांत एवं घातक पदार्थों को विषरहित करना, जैसे पेट्रोलियम के उत्पाद, कीटनाशक, कागज मिलों का अपशिष्ट, रंग, डिटर्जेंट एवं रसायन, अनुवांशिक परिचालन, जैव संवर्धन एवं जैव निष्कर्षण में इसका योगदान हो सकता है। एरोमेटिक रसायनों, सर्फेक्टेंट, साइनाइड एवं कीटनाशकों को विषरहित करना संभव हो सकता है। अनवीकरणीय संसाधनों का नवीकरणीय संसाधन द्वारा प्रतिस्थापन, जो बायोमास है या एग्रोवेस्ट है, शस्य अपशिष्ट द्वारा ऊर्जा एवं रसायनों की प्राप्ति, जैव परिवर्तन द्वारा प्राप्त रसायनों का रासायनिक उद्योग में कच्चे माल की तरह उपयोग, ऊर्जा संसाधन, बायोगैस, हाइड्रोजन की प्राप्ति, जैव पदार्थों एवं अपशिष्ट से रसायनों की प्राप्ति। एग्रोवेस्ट से हम लिग्निन, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज पृथक करके बायोटेक्नोलॉजी के इस्तेमाल द्वारा पृथक करके उनको कच्चे माल के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। जैव उर्वरक द्वारा लागत में कमी एवं स्वास्थ्यकर पर्यावरण की स्थापना। वायु प्रदूषण नियंत्रण, जिसकी चर्चा मैंने पहले की थी, इसमें भी बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग कर सकते हैं, जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर सकते हैं। कोशिकीय स्तर पर, व्यक्तिगत एवं सामुदायिक स्तर पर ग्रीन बेल्ट, जिसका नाम अंग्रेजी में कहते हैं, उसके द्वारा अथवा माइक्रोबियल सेल्स के द्वारा। कोशिकीय स्तर पर ये 4 प्रकार के अभिकर्मक प्रयोग में लाए जा सकते हैं। 3 प्रकार के: जैव मार्जक या बायोस्क्रबर, जल में भली भांति घुलनशील प्रदूषकों के लिए; जैव निस्यंदक या बायोफिल्टर, इसके 2 प्रकार हैं, बायोट्रिकलिंग फिल्टर और बायोफिल्टर, जल में कम घुलनशील प्रदूषकों के लिए। और अभी विकास की अवस्था में है झिल्लिका जैव अभिकर्मक या मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर, जल में अति कम घुलनशील प्रदूषकों के लिए। बायोफिल्टर, बायोट्रिकलिंग फिल्टर, बायोस्क्रबर और झिल्ली जैव अभिकर्मक, ये मूलतः जो जल प्रदूषण के नियंत्रण के लिए जो जैविक अभिकर्मक इस्तेमाल में होते हैं, उन्हीं के प्रतिरूप है। केवल प्रदूषक यहाँ वायुमंडल वायु में आता है, गैसीय अवस्था में होता है, वहाँ घुलित अवस्था में होता है, जल के अंदर होता है। तो इसीलिए नाम इसका ये ट्रिकलिंग फिल्टर जो सीवेज ट्रीटमेंट के लिए, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसी का इस्तेमाल वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए किया जा रहा है। ये अभी विकास की अवस्था में है। कुछ इनकी मूल बातें यहाँ लिखी गई हैं। 1950 से लगभग समय से बायोफिल्टर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, बड़े सरल तरीके वाले। उसके पश्चात 1980 में बायोट्रिकलिंग फिल्टर और इसके विकसित रूप आए और उनका उद्योगों में उपयोग होने लगा। खासतौर से वाष्पशील जो रसायन है, जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको कहते हैं, जो कम मात्रा में वायुमंडल में आते हैं, वायु में आते हैं और कई प्रकार के हो सकते हैं, उनकी प्रकृति भिन्न हो सकती है, उनके लिए उनको वायु से हटाने के लिए, वायु को उनसे मुक्त करने के लिए ये पद्धति ज्यादा कारगर है। मूल रासायनिक प्रक्रिया जो यहाँ दिखाई गई वही होती है, इसकी कोई नई बात इसमें नहीं। यही प्रक्रिया एरोबिक का जो प्रोसेस हमारा प्रक्रिया है, अवजल संशोधन की उसमें भी होती है।
ये मूल रूप है बायोफिल्टर का ठंडे प्रदेशों के लिए। ये जो उद्योगों में बायोफिल्टर इस्तेमाल किए जाते हैं उनके रेखा चित्र हैं। दूसरा रेखा चित्र इस तरह का बायोफिल्टर का। बायोट्रिकलिंग फिल्टर और बायोफिल्टर में मूल अंतर यह है कि बायोफिल्टर में जो प्रदूषित गैस है नीचे से ऊपर जाती है और बायोट्रिकलिंग फिल्टर में ऊपर से नीचे की ओर आती है। तो ऐसा रेखाचित्र और जो बातें मैंने पहले बताई थी इसका इस्तेमाल करके हम इस विज्ञान के बारे में, इस टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ी जानकारी लोगों को दे सकते हैं। नेक्स्ट, ये बायो स्क्रबर मूलतः कोई नया रिएक्टर नहीं है। दो जो मूल प्रक्रियाएं हैं वायु को प्रदूषण रहित करने के लिए उनको आपस में जोड़ दिया गया है। ये एक्टिवेटेड स्लज जो प्लांट हमारा होता है, सक्रिय पंख अभिकर्मक जो जल प्रदूषण की रोकथाम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो ये इकाई वो है। और वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए स्क्रबर इस्तेमाल करते हैं जिसमें प्रदूषक को वायु में जो वायु में प्रदूषक होते हैं उनको किसी घोलक में, किसी विलेय में उसको विलय कर लेते हैं और उसके पश्चात जो जल निकलता है उसको उसका शोधन उसी तरीके से करते हैं जैसे अवजल का करते हैं एक्टिवेटेड स्लज में। तो ये दोनों को मिलाकर है। और अंतिम 2-3 स्लाइड जो है व्यक्तिगत एवं सामुदायिक स्तर पर किस तरह से हम पेड़ पौधों की पंक्ति लगाकर प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हैं, जिसको हम ग्रीन बेल्ट या हरित पट्टी का नाम दिया है हमारे वैज्ञानिकों ने। नीरी नागपुर जो हमारा CSIR की प्रयोगशाला है उसके वैज्ञानिकों ने इसको विकसित किया, इसके लिए एक मॉडल भी विकसित किया है। किस प्रकार के प्रदूषक हैं, उनकी निकलने की मात्रा, उत्सर्जन की मात्रा कैसी है और उनका जो मैक्सिमम इम्पैक्ट एरिया कितनी है, अधिकतम संघात परिक्षेत्र कितना है, इन 3 बातों को ध्यान में रखकर हम ग्रीन बेल्ट के निर्माण की बात सोच सकते हैं। फिर इस प्रकार के पौधों को लिया जाए स्थान विशेष के लिए, वो इस पर निर्भर करेगा कि कौन सा पौधा किस दर से बढ़ेगा, उसकी घनी छाया है कि नहीं है, वो सदाबहार है तो बारहमासी है कि नहीं है, वो नेटिव या भेषज है कि नहीं है, उसका लीफ एरिया इंडेक्स या उच्च क्षेत्रफल सूचकांक कितना कम है या ज्यादा है, विशेष वायु प्रदूषणों के लिए अवरोधी है अथवा नहीं, और क्षेत्र की परिस्थितिकी और जलभौतिकीय परिस्थितियों के संतुलन पर उसका कोई दुष्प्रभाव तो नहीं पड़ता है। इन बातों को ध्यान में रखकर हम हरित पट्टी का चुनाव करते हैं। देशज क्षेत्र के देशज पेड़ पौधे क्षेत्र की स्थानीय जलवायु वृक्ष की छतरी के अंदर एवं बाहर विभिन्न प्रदूषकों के जमा होने की गति हरित पट्टी की चौड़ाई को प्रभावित करते हैं। और इन सब बातों का समावेश करते हुए नीरी नागपुर के वैज्ञानिकों ने एक गणितीय मॉडल विकसित किया है जिससे वो निकाल सकते हैं कि किसी जगह अगर प्रदूषक वायु में प्रदूषक आ रहे हैं और उनकी मात्रा और ये सब बातें मालूम है तो कौन सा पौधा कितनी चौड़ाई में लगाया जाए बस्ती के चारों तरफ। ये चिमनी से निकल रहा है, ये पेड़ पौधे लगाए गए हैं जो ग्रीन बेल्ट का काम करेंगे।